स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट रेनफोर्समेंट। जो भी हमने ऊपर देखा कौन कौन से बार कौन कौन सा स्टील आपको निकालना पड़ता है, वह कैसे कैलकुलेट करे इस वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला मेन स्टील, हाउ टू कैलकुलेट मेन स्टील। इसे मेन स्टील कैलकुलेशन भी कहते हैं, मेन रेनफोर्समेंट, जो कि फॉर्मूला है। मेन स्टील कैसे निकाला जाता है, तो इस फॉर्मूले से आप मेन स्टील कैलकुलेट करना, ये आपको पार्टी कर याद ही कर रखना पड़ेगा। ए एस टी इज इक्वल टू 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट बी डी। आप इस फॉर्मूले को नोट करके भी रख सकते हैं। इस फॉर्मूले से आपको मेन स्टील निकालना पड़ेगा। ये एफ सी के क्या होता है, एफ वाई या 4.6 एम यू कौन सा प्रोवाइड करना पड़ता है, एफ सी के बी कौन कितना होता है, डी कौन सा डी कौन से स्टील कैलकुलेशन में डी कौन सा प्रोवाइड करना पड़ता है, यह हम एग्जांपल में भी देख लेंगे। तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना ही देख सकते हैं कि एफ सी के मीन्स ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, एफ वाई इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ द स्टील यूज़ होता है, एम यू जो कि हमने मेन स्टील कैलकुलेट करते समय जो भी जिसका भी आपको मेन स्टील निकालना है, स्पैन मूवमेंट का निकालना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर स्पैन मूवमेंट का ही बेंडिंग मूवमेंट यूज़ करना पड़ेगी। तो इस तरह से मेन स्टील निकाला जाता है। और मिनिमम स्टील जो होता है मेन स्टील कैलकुलेशन में, मिनिमम स्टील 0.12% ग्रॉस एरिया ऑफ द स्लैब्स। इस वाले दो में आप जो मेन स्टील कैलकुलेशन करते समय आपको ए एस टी इस फॉर्मूले से भी निकालना पड़ेगा, और 0.12% करके ग्रॉस एरिया ऑफ द स्लैब का करके भी आपको मेन स्टील निकालना पड़ेगा। इस दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है आपको उसे प्रोवाइड करना पड़ता है एज अ मेन स्टील कह के। यानी कि आपने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया होगा स्टील, अगर यह ज़्यादा आ गया, समझो यह 500 एम एम स्क्वायर आ गया और जो इसका जो है वो 400 एम एम स्क्वायर आ गया, तो आपको 500 एम एम स्क्वायर स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा स्लैब में। अगर आपका मिनिमम स्टील आ गया 500 एम एम स्क्वायर और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आ गया 400 एम एम स्क्वायर, तो आपको मिनिमम स्टील ही प्रोवाइड करना पड़ता है स्लैब में, जो कि 500 एम एम स्क्वायर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में एज्यूम द बार डायमीटर। अब बार डायमीटर कौन सा भी बार डायमीटर यूज़ कर सकते हैं। और स्पेसिंग, हाउ टू कैलकुलेट द स्पेसिंग, तो स्पेसिंग का यह फार्मूला है 1000 इंटू एरिया ऑफ द बार अपॉन एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइडेड। इस एरिया ऑफ द बार यहाँ पर आ चुका होता है, और एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइडेड यानी कि हमने इस दो में से जो भी एरिया प्रोवाइड किया है, समझो 500 एम एम का स्क्वायर प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर 500 एम एम आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन करके ही आपको यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो एम एम में आ जाएगा, वो आपकी स्पेसिंग हो गई। यह कैसे निकाला जाता है हम यह एग्जांपल में भी देखेंगे आगे। तो यह हो चुका मेन रेनफोर्समेंट कैसे निकाली जाती है इसके बारे में। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैलकुलेट करने के लिए आपको 0.12% ग्रॉस एरिया ऑफ द स्लैब, सीधा हम लेते हैं 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ द स्लैब के, और जो भी आता है वो हम एज अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ही यूज़ करते हैं। तो जो भी आएगा, सपोज आपको आ गया 500 एम एम स्क्वायर, तो आप उसी को डायरेक्ट सीधा यूज़ करना है एज अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। उसके बाद में आपको कौन सा भी एक डायमीटर ऑफ बार एज्यूम करना, और स्पेसिंग निकालने के लिए वही फार्मूला है 1000 इंटू एरिया ऑफ बार अपॉन एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, वो आ जाएगा, वो एम एम में आ जाएगा, उतनी स्पेसिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। अतः मेन पॉइंट हम देखेंगे मिनिमम रेनफोर्समेंट कितनी होती है स्लैब में। मिनिमम रेनफोर्समेंट ये जो हमने यहाँ पर लिया, ये 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ द स्लैब, यहाँ पर 0.12%, ये क्या मैंने ऐसे ही ले लिया है क्या? तो उसको आईएस कोड में प्रोविज़न किए है उसकी, कितना मिनिमम स्टील रखने का कितना नहीं। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए पेज नंबर आप 48 IS 456/2000 में देख सकते हैं। पेज नंबर 48 पर मैं आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर, ये कौन सा पेज है, 90 पेज नंबर आपको 32, पेज नंबर 48 पर 46, 47, 48 यहाँ पर आप देख सकते हैं। 48 में कहाँ पर, यहाँ पर स्लैब गिवन है, मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम डायमीटर, यह सब कुछ चीज़ें आप पेज नंबर यहाँ पर देख सकते हैं।
पेज नंबर 48 IS 456 2000 में। वही डाटा मैंने इसमें कॉपी किया है, टाइप किया है। तो देखेंगे स्लैब के बारे में। द रूल्स गिवन इन क्लॉज नंबर 26.5.2.1 एंड 26.5.2.2 shall apply to slabs in addition to this given in the appropriate clauses। तो 26.5.2.1 में मिनिमम रेनफोर्समेंट के बारे में आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो है मिनिमम रेनफोर्समेंट, इसका सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर मैंने निकाला है। द रेनफोर्समेंट इन आइदर डायरेक्शन इन स्लैब शैल नॉट बी लेस दैन 0.15% टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर Fe 250 स्टील। अगर हमने स्लैब में Fe 250 का स्टील अगर हमने यूज़ किया हो तो मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होगा वो 0.15% होगा। अगर हमने अगर Fe 415 अगर Fe 500 स्टील यूज़ किया होगा तो उसके लिए हमको मिनिमम स्टील रखना पड़ेगा 0.12%। ये यहाँ से आ चुका है यहाँ पर 0.12% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द स्लैब्स और 0.12% ग्रॉस एरिया ऑफ द स्लैब। ये समझ में आया आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट। आप देखेंगे मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार। मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार इज यूज्ड इन स्लैब इज 8 mm। आपको 8 mm के नीचे का कोई भी बार यानी कि 6 mm बार आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा स्लैब में, वरना क्रैक डेवलप हो सकते हैं आपके स्लैब में। तो IS कोड कहता है कि मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार यूज्ड इन स्लैब 8 mm। आप 8 mm से ऊपर का बार यूज़ कर सकते हैं स्लैब में। तो ये होगा मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार के बारे में। आप देखेंगे मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार। आप मैक्सिमम यहाँ पर IS कोड कहता है कि 8 mm से नीचे का प्रोवाइड नहीं करने का। फिर 8 के ज़्यादा कौन सा आप कितना भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी IS कोड में दिया है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार फॉर स्लैब के लिए। पेज नंबर 48 IS कोड 456 2000 में आप देख सकते हैं क्लॉज नंबर 26.5.22 में मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार देख सकते हैं। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब शैल नॉट एक्सीड D by 8 वेयर D इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब। ये वाला जो D है यह टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब का है। ये mm में लेना पड़ेगा आपको। अगर आपकी स्लैब थिकनेस है 150 mm तो आपको यहाँ पर 150 mm डिवाइडेड बाय 8 करके आपको जो भी निकलता है तो वह थिकनेस वह बार आपका मैक्सिमम बार हो चुका होगा। आप उसके आगे का बार नहीं प्रोवाइड कर सकते। यानी कि आप देखेंगे अगर आपकी स्लैब की थिकनेस 100 mm है तो यह कैलकुलेशन करके आपका जो आंसर आएगा वह 12.5 mm आ जाएगा। अगर आपने स्लैब की थिकनेस 100 mm ली है तो आपको 12.5 के ऊपर का बार नहीं प्रोवाइड करना चाहिए आपको, यानी कि 16 mm का 20 mm का आपको बार नहीं लेना चाहिए। सिर्फ आप मैक्सिमम बार 12.5 का mm का ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 12 mm का ही यूज़ कर सकते हैं। 12 mm के ऊपर का आप नहीं यूज़ कर सकते और 8 mm के नीचे का भी आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने स्लैब की थिकनेस ली है समझो 120 mm ली है तो जो कैलकुलेट D by 8 करके आता है आंसर वो आता है 15 mm। तो आप इसके ऊपर का बार नहीं यूज़ कर सकते आप स्लैब कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अगर आपने स्लैब की जो थिकनेस प्रोवाइड की है 150 mm तो आपको 18.75 यानी कि 18.75 के ऊपर का बार आपको नहीं करना पड़ेगा यूज़। आप 18.75 के नीचे का कौन सा भी बार यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए 18.75 के नीचे का बार आपको यूज़ करना पड़ेगा एज अ मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार के लिए कैलकुलेशन करने के लिए स्टील कैलकुलेशन। आप देखेंगे स्पेसिंग ऑफ द बार कि बार के दो बार के बीच में अंतर कितना रखना चाहिए, यह भी IS कोड में दिया है। आप देख सकते हैं क्लॉज नंबर 26.3.3 में मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बार इन टेंशन। पेज नंबर 46 IS 456 2000 पर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉर स्लैब के लिए जो भी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार शैल नॉट बी मोर देन 3 times 10 इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सॉलिड स्लैब और 300 mm व्हिचएवर इज स्मॉलर। आप देख सकते हैं मेन स्टील के लिए जो भी आपका मेन स्टील है उसको 3D म्हणजे इफेक्टिव डेप्थ और 300 mm व्हिचएवर इज स्मॉलर। इन दो में से जो भी स्मॉल स्पेसिंग आती है, अगर आपने D प्रोवाइड किया होगा 120 mm तो इस कैलकुलेटर
360 mm आ गया है इसका आंसर, और 300 mm, इस इन दोनों में से जो भी मिनिमम है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा एज अ स्पेसिंग। तो 300 mm आपको यूज़ करना पड़ेगा एज अ स्पेसिंग। तो इस वाले बार में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में, ये हो गया मेन स्टील के बारे में। अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को आपको 5D और 450 यानी कि 450 mm विच एवर इज स्मॉलर वेयर D इज़ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब्स। आपको समझ में आया? 5D और 450 में जो भी मिनिमम है, जो भी मिनिमम आ जाएगा वह आपको एज अ स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील यूज़ करना पड़ेगा। यह हो चुका स्पेसिंग फॉर बार के बारे में। अब कितना मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बार कितना रखना पड़ेगा आपको, तो यह IS कोड में नहीं दिया गया है। तो IS कोड डू नॉट रिकमेंडेड एनी वैल्यू फॉर दिस मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बार्स। तो इन जनरल आप लेस देन 75 नहीं रखना चाहिए स्लैब में, और सीधा 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर के नीचे आप नहीं रख सकते, तो वह प्रॉब्लम आ जाता है कंक्रीटिंग करते समय, और वह ज़्यादा स्टील भी प्रोवाइड हो जाता है स्लैब में, वो बाद में फिर कंप्रेशन को भी फेल हो सकता है। इसलिए आपको 100 mm से नीचे का स्पेसिंग नहीं रखना चाहिए स्लैब में। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बार इन टेंशन, ये होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि मेन स्टील कैसे निकाला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसे निकाला जाता है, मेन पॉइंट में मिनिमम रेनफोर्समेंट कितनी होती है, मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार कितना होता है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार कितना होता है, स्पेसिंग ऑफ द बार में मेन स्टील में कितना स्पेसिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में कितनी स्पेसिंग होती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बार इन टेंशन, ये देखा। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम चेक फॉर डिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर चेक फॉर डिफ्लेक्शन यह निकालना मुझे उतना भी हार्ड नहीं है, निकाल सकते हैं आप। अगर आपने डेप्थ प्रोवाइड आप अकॉर्डिंग टू डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आपने डेप्थ प्रोवाइड की है स्लैब डिज़ाइन करते समय, तो आपको यह चेक फॉर डिफ्लेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वह डिफ्लेक्शन को सेफ ही आता है। आप मैं सिखाऊंगा किसी एग्जांपल में कि चेक फॉर डिफ्लेक्शन कैसे लेते हैं स्लैब का। तो मैं यह शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। अगर आपने डेप्थ डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार प्रोवाइड की है स्लैब में, तो यह जो चेक फॉर डिफ्लेक्शन यह सेफ आ जाएगा, आपका स्लैब डिफ्लेक्शन में सेफ रहेगा, यह कहना चाहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। अगले वाली वीडियो में हम एग्जांपल लेंगे, हाउ टू डिज़ाइन वन वे स्लैब, हाउ टू डिज़ाइन कैंटिलीवर स्लैब, हाउ टू डिज़ाइन टू वे स्लैब।